नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी लेक्चर फर्स्ट यूनिट 5 का, जिसका नाम है पादप ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया, प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम, प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रकार और प्लांट टिश्यू कल्चर के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो और इसका जो नोट्स और पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी जो 4 यूनिट है पेपर फर्स्ट की बॉटनी की बीएससी फर्स्ट ईयर की, वो कवर कराई जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 इसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स एंड बायोफॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स, फिर बायोफॉर्मेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्लांट टिश्यू कल्चर से शुरुआत करते हैं। आखिरकार प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर, आप सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। अब आपको परिभाषा समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो क्या बोला गया है, यह एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिसमें आप पौधे की कोशिका का कोई भी भाग ले सकते हैं, या तो ऊतक ले लें या अंग ले लें, पत्ती ले लें, तना ले लें, जड़ ले लें, कोशिकाएं ले लें, कुछ भी ले लें। जब उसको आप एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जब भी आप इसको पोषक माध्यम में डालेंगे तो इससे नया पौधा बन जाता है। तो आपने एक पौधा लिया, बड़ा सा पौधा है, ठीक है, उसमें आप प्लांट टिश्यू कल्चर कराना चाहते हैं, तो आप इसको या तो पत्ती लेंगे, या तो फिर जड़ लेंगे, या फिर तना लेंगे, या फिर ऊतक लेंगे, या फिर कोई भी कोशिका लेंगे, पौधे का कोई भी पार्ट होगा उसको आप लेंगे। फिर उसको जब पोषक माध्यम में डालेंगे, एक न्यूट्रिएंट मीडियम होगा उसमें आप डालेंगे, तो उससे नया पौधा बन जाता है। इसी की क्रिया को बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसी के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बड़ा सा पौधा लेंगे और उसका कोई भी भाग लेंगे जिसे हम बोलेंगे एक्सप्लांट, और एक्सप्लांट को जब पोषक माध्यम में डाला जाएगा तो उससे नया पौधा बन जाता है। इसी क्रिया को बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर, और ये परिभाषा पर भी यही लिखा गया है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर दूसरा आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या इसमें किया जाता है, किस किस टॉपिक में। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, आप लोग एक्सप्लांट का चयन करेंगे, अर्थात पौधे के किसी भाग का, जैसे कि पत्ती, जड़, तना, मेरिस्टेम, बीज या पराग को एक्सप्लांट के रूप में चुना जाता है। अर्थात आपने ये एक प्लांट लिया, ठीक है, ये प्लांट की अगर आप पत्ती ले रहे हैं और इस पत्ती को बोला जाएगा एक्सप्लांट, जड़ भी ले रहे हैं तो उसको एक्सप्लांट बोला जाएगा, कोई भी पार्ट आप ले रहे हैं, पराग ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं, मेरिस्टेम ले रहे हैं, कुछ भी, तो उसको एक्सप्लांट बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया में एक्सप्लांट का चयन करेंगे, पौधे का एक भाग लेंगे जिसको आपको कल्चर कराना है। फिर दूसरा क्या करेंगे, उसमें स्टेलाइजेशंस करेंगे। उसका सेकेंड प्रक्रिया में आप लोग स्टेलाइजेशंस करेंगे जिसमें एक्सप्लांट को बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त करने के लिए इसे केमिकल्स जैसे कि हाइपोक्लोराइट और अल्कोहल से साफ किया जाता है। क्योंकि प्लांट्स में बैक्टीरिया और फंगस भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको पहले केमिकल से साफ किया जाता है। जैसे आप लोग सब्जी वगैरह कोई भी चीज़ लाएंगे तो फिर उसको धुलते हैं, तो उसमें स्टेलाइजेशंस की प्रक्रिया कहलाती है। सेकेंड प्रक्रिया होगी एक्सप्लांट चयन के बाद स्टेलाइजेशंस, जिसमें आप एक पत्ती को ले रहे हैं तो उसको या तो हाइपोक्लोराइड से या फिर अल्कोहल से उसको साफ करेंगे, इसी को बोला जाएगा स्टेलाइजेशन। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, एक्सप्लांट का चयन होगा, फिर सेकंड प्रक्रिया होगी स्टेलाइजेशन, यानी कि उसकी सफाई करना पड़ेगा। ये दो प्रोसेस हो गई। फिर थर्ड प्रोसेस में आ जाएगी, जब आप सफाई कर लेंगे तो जैसे सब्जियों को आप रख देते हैं कहीं भी किसी टोकरी वगैरह में, तो ठीक उसी प्रकार से कल्चर की स्थापना की जाएगी, अर्थात स्टेलाइजाइड एक्सप्लांट, जिसको आपने धुल करके जो भी पत्ती या पौधे का कोई भी भाग है, जैसे पत्ती का एग्जांपल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो जब उसकी पत्ती को आप लोग अल्कोहल या फिर हाइपोक्लोराइड के माध्यम से धुल देंगे तो उसको एक विशेष पोषक माध्यम में रखेंगे। एक पोषक माध्यम होगा जिसमें उसकी जितनी आवश्यकता है उस प्लांट को वृद्धि करने के लिए वो सारी चीजें उसमें मिलेंगी, तो उसी माध्यम में रख दिया जाएगा। जैसे कि एमएस मीडिया एक मीडियम ही होता है, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, तो उसमें रख दिया जाता है, इसी को बोला जाता है कल्चर स्थापना। सबसे फर्स्ट
प्रक्रिया आप लोग करेंगे, एक्सप्लांट का चयन कर देंगे, अर्थात पत्ती का चयन कर लिया। फिर सेकेंड प्रोसेस करेंगे स्टेलाइजेशन की। सेकेंड प्रोसेस में आप लोगों ने इसको अल्कोहल या फिर हाइपोक्लोराइड से धुल लिया। थर्ड प्रोसेस में कल्चर स्थापना करेंगे। कल्चर स्थापना में आप लोग एक न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें सारी आवश्यकता जो कि पौधों को वृद्धि करने के लिए आवश्यक है वो उसमें उपस्थित होगा, तो उसमें आप लोग उसको स्थापित कर देंगे। फिर फोर्थ प्रोसेस आएगी इंक्यूबेशंस। इसे नियंत्रित तापमान, प्रकाश, नमी वाले वातावरण में विकसित किया जाता है। अब आप लोग अगर सोचिए, आप लोग अगर ये प्लांट टिश्यू कल्चर उसको डाल दे रहे हैं मीडिया में, ठीक है, उसके बाद आप लोग एकदम पूरा टाइम उसको धूप में रख रहे हैं तो मुरझुरा जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि उसको आप लोग अंधेरे में रख रहे हैं तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको सन नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए इसको एक नियंत्रित तापमान पर, एक नियंत्रित तापमान होगा, प्रकाश होगा, नमी होगी, उस वातावरण में उसको विकसित किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है इंक्यूबेशंस। फिर फोर्थ प्रोसेस में आ जाएगा ऊतकों का विकास। फिर धीरे धीरे अब जब उसको सारी चीजें मिल गई हैं, पोषक मिल रहा है, अच्छा वातावरण है, नमी है, तो उसमें धीरे धीरे कोशिकाएं विभाजित होकर के कैलस बनाती हैं। कोशिकाएं विभाजित हो होकर के कोलक कैलस बनाते हैं। फिर इससे जड़ें और तने विकसित हो जाते हैं। जब कैलस बनेगा तो कैलस से फिर जड़ और तना विकसित हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को बोला जाएगा ऊतक का विकास। तो इसकी फिफ्थ प्रोसेस हो जाएगी ऊतक का विकास। फिर छठवां प्रोसेस आएगा हार्डनिंग। विकसित पौधे को धीरे धीरे बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। चूंकि अभी आप लोगों ने उसको एक नियंत्रित तापमान वातावरण पे रखा है, फिर उसको जहां पर उसको लगाया जाना है, जहां पर उसको प्लांटेशन करना है, उस हिसाब से फिर उसको रखा जाएगा, धीरे धीरे अनुकूल किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हार्डनिंग। फिर लास्ट प्रोसेस आएगी, सातवीं प्रोसेस, रोपण। इन पौधों को खेतों या ग्रीन हाउस में लगा दिया जाएगा जहां आपको आवश्यकता है, जिसलिए आप एक्सप्लांट ये प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया करा रहे हैं, उसको आप रोपण कर देंगे, या तो ग्रीन हाउस हो गया, खेत हो गया, कहीं भी जहां आपकी जरूरत है उस हिसाब से। तो ये प्रोसेस हो जाती है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद एक बार चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्लांट लिया। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, एक्सप्लांट का चयन करना होता है। एक्सप्लांट का आपने चयन किया, कोई भी भाग ले सकते हैं, पौधे का जड़, पत्ती, तना, बीज, पराग, ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो, कुछ भी जो आपकी जिसकी जरूरत है, जिसको आपको प्लांट टिश्यू कल्चर कराना है। एक्सप्लांट का आप लोगों ने चयन किया, फिर उसका स्टेलाइजेशन कराएंगे। इसमें अल्कोहल या फिर हाइपोक्लोराइड मिक्स करेंगे जिसकी इसकी सफाई हो जाए, जो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह है वो सारे खत्म हो जाए। तो इसमें स्टेलाइजेशन की प्रक्रिया किया जाएगा। फिर उसको कल्चर किया जाएगा, जिस माध्यम में उसके लिए पोषक तत्व उपस्थित होंगे उसमें उसको रख दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा कल्चर। फिर उसको इक्यूबेशंस कराया जाएगा। उसके लिए जो तापमान होगा, नियंत्रित तापमान, नियंत्रित सनलाइट, जो भी उसको नमी, जो जिस चीज़ की जरूरत है उसको इंक्यूबेशंस कराए जाएंगे। फिर आ जाएगी ये प्रोसेस जिसमें कैलस का निर्माण होता है। जब उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पोषक मिल जाएगा, उसको जो वातावरण है वो मिल जाएगा, तो उसके बाद उसमें कोशिकाओं का वृद्धि होने लगता है। कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित होकर के कैलस का निर्माण कर देती है। फिर कैलस आगे चल करके तना और जड़ का निर्माण करती है। फिर उसके पश्चात प्रोसेस होगी हार्डनिंग की। हार्डनिंग में धीरे धीरे जिस वातावरण में इस पौधे को लगाना है उस पर वो उसको अनुकूलित किया जाएगा। फिर उसके बाद कर दिया जाएगा ट्रांसप्लांट। आपको या तो खेतों में लगाना है या फिर कहीं भी लगाना है तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें आप लोग मुख्यतः थोड़ा सा डायग्राम देखें और डायग्राम को याद करें, बस उसको देख लें और फिर उसके बाद अपने शब्दों में या फिर इसी शब्दों में बड़ा सा लिख दें। डायग्राम मस्त बड़ा सा बनाएं, फिर उसके बाद 3-4 पेज में इसको लिख दें। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर आ रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे क्या अध्ययन करते हैं इसको। और ये आखिरकार ये प्रक्रिया होती क्यों है कि आप कोई भी पार्ट ले लेंगे तो फिर हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, हम कोई भी भाग ले रहे हैं पौधों का, उसको माध्यम में डाल रहे हैं, तो ये विकसित हो क्यों रहा है। तो पौधों में एक क्षमता पाई जाती है जिसे बोला जाता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी एक ऐसी क्षमता होती है, एक जैविक अवधारणा होती है जिसके अनुसार पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता होती है। तो पौधे में एक क्षमता पाई जाती है जिसे बोला जाता है टोटिपोटेंसी, जिससे वो, अगर हम लोग पत्ती लेंगे, जड़ लेंगे, तना लेंगे, तो इस क्षमता से हम लोग पूरे प्लांट को विकसित कर देते हैं। अर्थात टोटिपोटेंसी एक ऐसी क्षमता होती है, पौधों में पाई जाने वाली एक ऐसी क्षमता होती है जो एक छोटे से प्लांट के भाग से पूरे संपूर्ण प्लांट को विकसित करने के लिए होती है। टोटिपोटेंसी एक ऐसी क्षमता होगी जो
छोटे से प्लांट के पार्ट से पूरी कोशिकाओं को विकसित कर देती है। यही टोटीपोटेंसी कहलाती है और इसी के कारण ये प्लांट टिश्यू कल्चर संभव है। यह प्लांट टिश्यू कल्चर की आधारशिला है। अगर ये क्षमता नहीं पाई जाएगी टोटीपोटेंसी की तो वो पौधे विकसित ही नहीं कर पाएंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर होगा ही नहीं। तो ये आधारशिला है प्लांट टिश्यू कल्चर की, टोटीपोटेंसी। फिर आ जाता है, नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के पितामह कौन है, जनक कौन है? तो ये है जे हैवर्लैंड। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जे हैवर्लैंड। फिर एमएस मीडियम किसने विकसित किया था? ये माध्यम पढ़ेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स को रखा जाता है, आगे एक्स प्लांट को रखा जाता है, तो उसी के लिए एमएस मीडियम किसने विकसित किया था? तो एमएस मीडियम मुरागीसे और स्कोग ने विकसित किया था। मुरासिगे और स्कोग ने एमएस मीडियम को विकसित किया था, एमएस मीडियम। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट माध्यम में आएगा एमएस मीडियम, जो कि सबसे ज़्यादा आम मीडियम है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एमएस मीडियम, एम का अर्थ है मुरासिगे और एस का अर्थ है स्कोग मीडियम। एमएस का अर्थात होता है मुरासिगे एवं स्कोग मीडियम। यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है। इसमें घटक कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और शर्करा पाई जाती है, जिससे पौधे विकसित हो पाते हैं, अपनी वृद्धि कर पाते हैं। फिर सेकेंड माध्यम है B5 मीडियम। इसके खोज करता है जैमबर्ग। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? पादप कोशिकाओं के सस्पेंशन कल्चर के लिए अधिक उपयुक्त होता है G5 मीडियम। इसके खोज करता है जैमबर्ग और पादप कोशिकाओं का सस्पेंशन कल्चर होता है उसके लिए अधिक उपयुक्त होता है। फिर इसकी विशेषताएं क्या होती है? अमोनिया नाइट्रेट की मात्रा इसमें कम होती है, जो कोशिकाओं की बेहतर वृद्धि में सहायक होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा NH6 मीडियम। इसके खोज करता है चू एट ऑल और इसका उपयोग किया जाता है, ये अनाज वाली फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त किया जाता है, लाइक गेहूं, चावल, और दाल वगैरह हो गई, उनकी वृद्धि के लिए N6 मीडियम का यूज किया जाता है, जिसकी खोज करता है चू एट ऑल। और इसमें क्या होता है कि इसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन एवं विटामिन पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वाइट मीडियम। वाइट मीडियम की खोज करता है PR वाइट और इसका उपयोग किया जाता है रूट टिप कल्चर में। आगे आप लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में रूट टिप कल्चर के ही बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो रूट टिप कल्चर पे ही आएगा, तो उसमें एकदम डीप से इसको पढ़ लेंगे। फिर इसकी विशेषता क्या है? नाइट्रोजन और कैल्शियम किसमें उच्च मात्रा पाई जाती है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आगे जो एमएस मीडियम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आया था। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कोशिकाओं का वृद्धि एवं विभाजन करते हैं। इसमें नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है और सल्फर आता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, कोशिका वृद्धि और विभाजन करते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एंजाइम संक्रमण विशेष करते हैं। इसमें आयरन आता है, जिंक आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, बोरॉन आता है, मोलिब्डेनम आता है। ये सारी चीजें होती हैं। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक बार इसको देख लेंगे आप लोग तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाएगा रूट टिप कल्चर, सेकंड आ जाएगा लीव्स और लीफ प्राइमोडिया कल्चर, थर्ड आ जाएगा शूट टिप कल्चर, फोर्थ आएगा फ्लावर कल्चर, फिफ्थ आएगा एंथर और पोलन कल्चर, सिक्स्थ आएगा ओवरी कल्चर, सेवंथ आएगा ओव्यूल कल्चर, एट्थ आएगा एम्ब्रियो कल्चर, नाइन्थ आएगा प्रोटोप्लाज्म कल्चर, टेंथ आएगा हेयर रूट कल्चर, 11th आएगा कैलस कल्चर और 12th आएगा ऑर्गन कल्चर और 13 आ जाएगा कल्चर ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल्स। इसके बारे में हम लोग जो आने वाली कल्चर है, आने वाले लेक्चर होंगे उसी में अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट रूट टिप कल्चर के बारे में करेंगे, फिर लीव्स, फिर सूट, फ्लावर, सारे कुछ थोड़े थोड़े इनके बारे में अध्ययन कर लेंगे, जिससे अगर पेपर में आए भी तो आप लोगों से बन जाए। फिर नेक्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर के लाभ क्या होते हैं। इसमें लाभ मुख्यतः थोड़े से बताए गए हैं। आगे के लेक्चर जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें बड़ा सा महत्व बताया जाएगा, जो आपके पेपर के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो सबसे पहले इसका लाभ क्या क्या होता है। तेजी से पौधों में गुणन हो जाता है, क्योंकि उसको माध्यम मिल जाते हैं, उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती प्लांट को, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात ना होने पर पानी नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं मिल पाता है ऐसे आमतौर पर लगाने पर, उसमें सारी आवश्यकता मिली रहती है, तो तेजी से वो विभाजन करता है, तेजी से गुणन करता है। फिर दूसरा है दुर्लभ और लुप्त पाए प्रजातियों का संरक्षण। यदि कोई प्रजाति किसी भी पौधे की खत्म होने वाली है तो उसको आप लोग इस माध्यम से उसको जीवित रख सकते हैं। फिर रोग मुक्त पौधों का उत्पादन, इसमें रोग भी नहीं लगता है। फिर चौथा है खराब जलवायु में भी पौधों की वृद्धि हो जाती है और 5वां जेनेटिक सुधार और संगत पौधों का विकास हो जाता है। तो आज यहाँ तक
का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूट टिप कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद और जो आगे हैं वो सारे कुछ अध्ययन करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।